हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने चैप्टर 1 का सेकंड टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कंप्लीट कर लिया है और अब हम आ चुके हैं हमारे थर्ड टॉपिक में, जिसका नाम है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। और इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं यूरोप में हुई डिफरेंट रेवोल्यूशंस के बारे में बिटवीन 1830 टू 1848। और आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं रेवोल्यूशंस में से एक मेजर रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दी जुलाई रेवोल्यूशन। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है दी जुलाई रेवोल्यूशन, और ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझ लेते हैं जुलाई रेवोल्यूशन के बारे में। आप सभी को याद ही होगा, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा है कि कैसे 1815 में न्यू कंजर्वेटिव रिजीम्स को सेटअप किया गया था। और ये जो हमारी नई रिजीम्स थी, जो हमारी सरकारें थी, वो बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक थी। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि हमारी ये जो नई कंजर्वेटिव रिजीम्स थी, वो पूरी कोशिश कर रही थी अपनी पावर को कंसोलिडेट करने की, मतलब कि मजबूत बनाने की। 1815 के बाद सेंसरशिप लॉज के थ्रू लोगों की फ्रीडम को उनसे छीनकर यहाँ पर कंजर्वेटिव रिजीम्स कोशिश कर रही थी कि वो किसी तरीके से अपने आप को पावरफुल बना ले और अपनी पावर को कंसोलिडेट कर ले, ताकि कोई भी उनके विरोध में खड़ा ना हो सके। और जब इस तरीके से हमारी ये नई सरकारें, ये हमारी नई कंजर्वेटिव रिजीम्स अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए लोगों को दबा रही थी, रिप्रेस कर रही थी, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और धीरे धीरे वो इन कंजर्वेटिव रिजीम्स के खिलाफ हो गए थे। और इसी वजह से, इसी रिप्रेशन के वजह से, सप्रेशन के वजह से लोग अब चाहते थे कि ये जो नया रिजीम है वो हट जाए, जो मोनार्की है वो हट जाए और एक नया सिस्टम एस्टैब्लिश हो जाए यूरोप में। और इसी वजह से जो आइडियाज थे लिबरलिज्म के, यानी कि आजादी के, और जो आइडिया था हमारा नेशनलिज्म का, मतलब नेशन स्टेट का, ये दोनों ही आइडियाज धीरे धीरे अब एसोसिएट होने लग गए थे रेवोल्यूशन के आइडिया के साथ, रेवोल्यूशन के साथ। मतलब कि यहाँ पर अब लोग से मेरा मतलब है जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे। यहाँ पर रेवोल्यूशनरीज सोचते हैं कि अगर हमें लिबरलिज्म चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे यूरोप में आजादी आए, अगर हम चाहते हैं कि नेशन स्टेट्स क्रिएट हो, तो उसके लिए हमें रिवोल्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्रांति लानी पड़ेगी, रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। क्योंकि जब रेवोल्यूशन होगा तभी लिबरलिज्म आएगा, तभी नेशनलिज्म आएगा। तो कंजर्वेटिव रिजीम से परेशान होकर यहाँ पर हमारे रेवोल्यूशनरी चाहते थे कि ये रिजीम हट जाए, मोनार्की हट जाए, एक नया पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश हो जाए, ताकि लोगों के पास आजादी हो, ताकि वो नेशन स्टेट को क्रिएट कर पाए। और उसके लिए जरूरी था उनके लिए कि वो रेवोल्यूशन को लेकर आए, वो रिवोल्ट करे, वो क्रांति करे। और इसी वजह से नेशनलिज्म और लिबरलिज्म का आइडिया यहाँ पे एसोसिएट हो जाता है, जुड़ जाता है रेवोल्यूशन के साथ। अब यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे सीक्रेट सोसाइटीज बनने लग जाती हैं, जो कि विरोध में होती हैं हमारे न्यू कंजर्वेटिव रिजीम्स के। और ये सीक्रेट सोसाइटीज रेवोल्यूशनरीज को प्रिपेयर करती है रेवोल्यूशन के लिए, और अपने आइडियाज को भी धीरे धीरे स्प्रेड करती है पूरे ही यूरोप में। और इसी वजह से अब 1830s के टाइम में रेवोल्यूशंस अकर होने लग जाती हैं यूरोप के कई सारे रीजन्स पे। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे लोग परेशान हो जाते हैं, रेवोल्यूशनरीज परेशान हो जाते हैं, और अब वो रिवोल्ट पर उतर आते हैं और धीरे धीरे वो यूरोप के डिफरेंट रीजन्स में रेवोल्यूशंस छेड़ देते हैं। कौन कौन से रीजन्स में? इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स, प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। तो यूरोप के इन सभी रीजन्स में रेवोल्यूशंस अब छिड़ जाती हैं। और इन रेवोल्यूशंस को कौन लीड करते हैं? इनको लीड करते हैं हमारे लिबरल नेशनलिस्ट। लिबरल नेशनलिस्ट मतलब कि जैसे हमने पढ़ा है, जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे। और ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे हमारी एजुकेटेड मिडिल क्लास इलीट से। तो जो हमारी सोसाइटी की एजुकेटेड मिडिल क्लास इलीट थी, उन्हीं में से निकले थे ये हमारे लिबरल नेशनलिस्ट, जो आगे जाकर बने हमारे रेवोल्यूशनरीज। अब यहाँ पर मिडिल क्लास इलीट का मतलब क्या हुआ? इलीट का मतलब होता है अमीर लोग, ठीक है। तो जो मिडिल क्लास ग्रुप था, जो न्यू मिडिल क्लास ग्रुप था, जो हम सब जानते हैं कि इमर्ज हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद,
तो ये जो हमारा एजुकेटेड मिडिल क्लास ग्रुप था, इसके अंदर जो अमीर लोग थे इन कंपैरिजन टू अदर्स, मतलब उस ग्रुप के अंदर जो सबसे ज्यादा अमीर थे, जिनके पास ज्यादा इकोनॉमिक पावर थी बाकियों से, उन लोगों को यहाँ पर हम मिडिल क्लास इलीट बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक पावर थी, उनके पास रिसोर्सेज थे, इसीलिए वो रेवोल्यूशंस कर सकते थे। तो यहाँ पर जो हमारे पढ़े लिखे मिडिल क्लास के इलीट थे वही लिबरल नेशनलिस्ट बने और उन्होंने ही रेवोल्यूशंस को यहाँ पर लीड किया। हमारे इस क्लास के अंदर कौन कौन से लोग आते थे? प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स और कमर्शियल मिडिल क्लासेस के मेंबर्स। कमर्शियल मिडिल क्लासेस के मेंबर्स का मतलब क्या है? जैसे कि हमारे ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन जो कि एलीट में आते थे, मतलब जो कि रिच थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे रेवोल्यूशनरीज कौन थे? हमारे एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग, मिडिल क्लास इलीट के लोग, जिनके पास एजुकेशन थी, जिनको पता था कि लिबरलिज्म का मतलब क्या है, नेशनलिज्म का मतलब क्या है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा? हमने समझा कि जब न्यू कंजर्वेटिव रिजीम्स अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके वजह से लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के आइडिया को जोड़ा गया रेवोल्यूशन के साथ। ये बोला गया कि अगर हमें आज़ादी चाहिए, अगर हमें मोनार्की को हटाना है, तो हमें रेवोल्यूशन ही लाना पड़ेगा, जिसके वजह से यूरोप के डिफरेंट रीजन्स में उसके बाद रेवोल्यूशंस अकर होने लग जाती हैं। और इन रेवोल्यूशंस को कौन लीड करते हैं? हमारे लिबरल नेशनलिस्ट, जो कि बिलोंग करते हैं एजुकेटेड मिडिल क्लास एलीट से। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया है कि रेवोल्यूशंस क्यों अकर हुई और किसने उन रेवोल्यूशंस को लीड किया। अब हम तैयार हैं ये समझने के लिए कि आखिर जुलाई रेवोल्यूशन था क्या। तो चलिए समझ लेते हैं। जुलाई रेवोल्यूशन हम कहते हैं उस रेवोल्यूशन को जो कि फ्रांस में अकर हुई थी जुलाई 1830 में। तो जुलाई के महीने में फ्रांस में सबसे पहली बार एक सडन चेंज आ गया था। इतने सालों बाद एक सडन अपहीवल आ गया था। अपहीवल का मतलब क्या होता है? एक रिवोल्ट हो गया था वहां पर सडनली क्रांति हो गई थी, जिसके वजह से पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो गया था फ्रांस का। तो जुलाई 1830 में एक रेवोल्यूशन हुई थी। कहां पर? फ्रांस में, जो कई दिनों तक चली थी। और क्योंकि ये जुलाई के महीने में हुआ था, इसीलिए इस रेवोल्यूशन को हम जुलाई रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो जुलाई 1830 में फ्रांस में पहली बार एक अपहीवल हुआ था, जिसके वजह से पूरा रेवोल्यूशन आ गया था फ्रांस में और पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो गया था। पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चेंज हुआ था? जो फ्रांस के हमारे बर्बन किंग्स थे, उनको फिर से निकाल दिया गया था। तो जुलाई रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? जो डायनेस्टी, जो बर्बन डायनेस्टी दोबारा से रिस्टोर करी थी ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू हमारे यूरोपियन पावर्स ने, उस डायनेस्टी को फिर से हटा दिया गया था। तो दोबारा से यहाँ पर जुलाई रेवोल्यूशन की वजह से हमारे जो बर्बन किंग्स थे, उन्होंने अपनी पावर को खो दिया था। और अब जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने मोनार्की के जगह इंस्टॉल कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को। तो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त हुआ था कि मोनार्की को हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप कर दिया गया था, एक संविधान क्रिएट कर दिया गया था, उसी तरीके से 1830 में भी फ्रांस में दोबारा ये हुआ। दोबारा से मोनार्की को हटाया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप किया गया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, इसके हेड कौन बने? हमारे लुई फिलिप। तो लुई फिलिप को यहाँ पर हेड बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का और बर्बन किंग्स को वापस से हटा दिया गया, उनकी पावर्स उनसे छीन ली गई। और ये सब किसने किया? लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने, लिबरल नेशनलिस्ट ने। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि जुलाई रेवोल्यूशन के वजह से फ्रांस में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। अब जब फ्रांस में एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, तो उसके बाद यूरोप की बाकी जगहों पर भी धीरे धीरे इसके बारे में न्यूज़ फैलने लग गई। और अब बाकी के यूरोपियन स्टेट्स में भी रेवोल्यूशनरीज ये बोलने लगे कि हमें भी आज़ादी चाहिए, हम भी रेवोल्यूशन लेकर आएंगे और मोनार्की को हटा देंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या था? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था द बेल्जियम रेवोल्यूशन। आप सभी को याद होगा, हमने पढ़ा था कि कैसे
फ्रांस के नॉर्थ के तरफ एक किंगडम को सेटअप किया गया था। उस किंगडम का नाम क्या था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स। इसी किंगडम के अंदर आता था बेल्जियम। तो अब बेल्जियम में ये डिमांड्स उठने लग गई थी जुलाई रेवोल्यूशन के बाद कि हमें भी आजादी चाहिए, हमें भी आप एक सेपरेट नेशन बनाइए। तो यहाँ पर जुलाई रेवोल्यूशन के बाद 1831 में बेल्जियम के कैपिटल ब्रसल्स में काफी ज्यादा रिवॉल्ट्स होने लग जाती हैं और उसी के चलते आगे जाकर नेदरलैंड से बेल्जियम को आजादी मिल जाती है और बेल्जियम को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया जाता है। तो यहाँ पर जुलाई रेवोल्यूशन से ही इंस्पायर होके बेल्जियम रेवोल्यूशन भी हो जाती है 1831 में। तो ऐसे ही धीरे धीरे और भी यूरोपियन स्टेट्स में ये खबर फैलती है। बाकी के रेवोल्यूशनरीज भी जुलाई रेवोल्यूशन से इंस्पायर होते हैं और डिमांड्स करते हैं कि हमें भी आजादी चाहिए, जैसे कि फ्रांस में लोगों को मिली। और इसी के वजह से, इसी इंस्पिरेशन के वजह से यहाँ पर हमारे ड्यूक मेटर्निच कहते हैं that when France sneezes, the rest of Europe catches cold। तो यहाँ पर हमारे ऑस्ट्रियन चांसलर, आप सभी को याद ही होगा, जिनका नाम है ड्यूक मेटर्निच, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब फ्रांस को छींक आती है तो बाकी के यूरोप को सर्दी लग जाती है। तो यहाँ पर मेटर्निच क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि जब फ्रांस को छींक भी आती है तो पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है तो बाकी के यूरोप के लोग भी बोलने लग जाते हैं कि हमें भी रेवोल्यूशन लाना है। तो अगर फ्रांस में कुछ भी होता है तो उसके रिएक्शंस हमें यूरोप की बाकी की जगहों में भी देखने को मिलते हैं। इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है फ्रांस का यूरोप में। तो यहाँ पर मेटर्निच इस स्टेटमेंट के थ्रू यही बोलना चाहते हैं कि फ्रांस में अगर कुछ भी होता है तो पूरे यूरोप में भी वो फैल जाता है। जैसे कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ तो बाकी के लोगों ने भी बोला हमें भी रेवोल्यूशन चाहिए। सिमिलरली जब जुलाई रेवोल्यूशन हुआ तो बाकी के लोगों ने बोला कि हमें रेवोल्यूशन लाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर मेटर्निच फ्रांस के लिए कहते हैं कि जब फ्रांस को छींक आती है तो बाकी के यूरोप में भी सर्दी फैल जाती है, बाकी के यूरोप को सर्दी लग जाती है। ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके एग्जाम में कई बार ये स्टेटमेंट पूछी जाती है और ये भी पूछा जाता है कि क्यों मेटर्निच ने ऐसा बोला। तो यहाँ पर हमने जुलाई रेवोल्यूशन के बारे में भी समझ लिया और साथ ही साथ बेल्जियम रेवोल्यूशन के बारे में भी समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार देख लेते हैं कि ये जो जुलाई रेवोल्यूशन है ये हमारे टाइमलाइन में कहाँ पर फॉल करती है। आप सभी को याद होगा, हमने ये सब टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। हमने ये पढ़ रखा है कि कैसे 1789 से पहले फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की होती है, लेकिन फिर 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाता है, जिसके बाद 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप कर दिया जाता है और उसके बाद फिर 1792 में मोनार्की को अबॉलिश कर दिया जाता है और फ्रांस बन जाता है एक रिपब्लिक। लेकिन उसके बाद नेपोलियन का राइज हो जाता है और 1804 में रिपब्लिक को खत्म कर दिया जाता है और नेपोलियन अपने आप को एम्परर बना लेता है। लेकिन फिर नेपोलियन हार जाता है, जिसके बाद 1815 में फ्रांस में फिर से मोनार्की आ जाती है न्यू कंजर्वेटिव रिजीम के चलते। लेकिन फिर 15 सालों बाद 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन होता है यहाँ पर, जिसके वजह से मोनार्की को हटाया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप किया जाता है। अब 1830 से लेकर 1848 के बीच में भी कई सारे इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये टाइमलाइन मैंने आप सभी के लिए इसीलिए क्रिएट करी है ताकि ये सभी डेट्स और इवेंट्स आपको आसानी से याद हो सके। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था दी जुलाई रेवोल्यूशन, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको पढ़ने में बहुत मजा आया होगा और ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।